हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग। और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। और इसी पढ़ाई को स्पीड अप करने के लिए, फ्यूल करने के लिए अपन आए हैं अब मॉक टेस्ट 2 जनवरी 25 एग्जाम का मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करने। दिस इज द मॉक टेस्ट 2। फटाफट से चालू कर रहे हैं, नो बकवास, नो टाइम पास। क्वेश्चन नंबर 1 केस सिनेरियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 में देख क्या बोला हुआ है। A truck driver named Raju owned a truck which can carry 5 tons of material at a time. Raju has no other truck and he has listed himself with various carriage service agencies to offer his services. He gets his work from these agencies and they pay him as per the load and the distance. Raju has one condition that he must be paid, mark karo, he must be paid for at least 75% of his total capacity. ध्यान दे, टोटल कैपेसिटी 5 टन है, उसका 75% अगर करोगे तो 3.75 टन आएगा। मतलब इतना तो होना ही होना है, पेमेंट इतनी तो होगी। और बोला है राजू चार्जेस फ्रेट एट 10 पर टन पर किलोमीटर। मतलब इट इज 10 पर टन किलोमीटर। एक टन को 1 किलोमीटर ले जाने का 10 रुपए। और आगे देख क्या बोला है। He received a work contract from one of those agencies where he had to take 4 tons from Delhi in the morning and drop it off at Chandigarh. After that, he will move to Ludhiana, where he again loads 3 tons and come back to Delhi by evening. तो देख यहाँ पे अपना रूट क्या बन रहा है। दिल्ली से लेके चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेके लुधियाना और लुधियाना से लेके वापस दिल्ली। This is what is the pattern right now. So this is what they are trying to do. और आगे देख क्या बोला हुआ है। राजू इज एक्साइटेड टू एक्सेप्ट द ऑर्डर बट इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर राजू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट अलोन। ओ बाय द वे, हाँ ये लाइन रह गई थी। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नियरली फॉर 3 months ऑफ टाइम। 3 महीने के लिए ना राजू ये काम करेगा। और बोला है राजू इज एक्साइटेड टू एक्सेप्ट द ऑर्डर बट इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल फॉर राजू टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट अलोन। He decides to hire a helper come driver who will assist him in this work and will also drive in turns with Raju. तो एक बंदा साथ में हेल्प के लिए आ गया। Thus, such a long contract will be managed comfortably. The helper will take 15,000 rupees a month. आगे देख क्या बोला है। The contract will start from 15th of June 2024 and it will run till 14th of September 2024. तो देख 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, ऐसे करके इन्होंने ना 14 सितंबर इन्होंने 3 महीने अपने बताए हैं। और बोला है थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड देर आर ओनली 2 हॉलीडेज बोथ फॉलोइंग इन ऑगस्ट, वन फॉर इंडिपेंडेंस डे एंड वन फॉर रक्षाबंधन। ओके, अब आगे देख क्या बोला हुआ है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रक एंड इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट। Truck was purchased on 1st April 2021 by taking a loan of 20 lakhs at 10% per annum from Punjab National Bank for 5 years. Raju mortgaged jewelry of his wife to get this loan. ठीक है, तो 20 लाख का लोन है, ध्यान देना। Every year and he has to pay 5,27,595 as installment. Scrap value after 10 years is expected to be 5 lakh. Depreciation is charged on straight line basis. Services and maintenance charges each month is 80,000. Trucks run on diesel and its running average is 8 kilometers per liter. मतलब 1 लीटर डीजल में 8 किलोमीटर चलेगी। और इंटरेस्टिंगली डीजल का कॉस्ट हर महीने अलग अलग है। तो डीजल का प्राइस अपने को हर महीने अलग 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 फाइंड करना पड़ेगा। और बोला है yearly interest amount of loan and depreciation is charged to a work contract on the basis of days work in the in a year in the contract. तो अपने को यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉस्ट लेना है, डेप्रिसिएशन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ डेज। और डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेसेस, दिल्ली टू चंडीगढ़ 250 किलोमीटर, चंडीगढ़ टू लुधियाना से 100 किलोमीटर है, और लुधियाना टू दिल्ली इज 150। और MCQs 1 to 5 अपने को सॉल्व करने। अब क्या बोला हुआ है देख।
what would be the amount of profit Raju would earn if he had no minimum charges of 75% of total capacity on absolute ton kilometers basis. और बोला है, if the vehicle runs empty he would only charge for diesel expenses. अब है ना सबसे पहली बात, अपने से मांगा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे तो आ जाएगा। अब है ना उसके लिए सबसे पहले अपने को है ना ये फाइंड करना पड़ेगा कि अपन कितने दिन ऑपरेट कर रहे हैं। अब उसके लिए ना ऑपरेशन के डेज कैसे पता चलेंगे? तो अब देख, जून में अपन लोग ने 15 तारीख से चालू किया। 15 तारीख और जून के महीने में होता है 31 डेज, तो ये हो गए अपने 16 दिन। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, माय बैड, माय बैड। जून में 30 डेज, मैं वही सोचू गलत हो रहा है। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून में है 30 डेज। अब ये 30 डेज में है ना 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये हो गए तुम्हारे 16 दिन। जुलाई में पूरे 31 डेज काम किया है। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं पर 2 दिन छुट्टी थी तो 29 डेज काम हुआ है। और सितंबर में सिर्फ 14 डेज काम हुआ है, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। अब सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे? अपने पास यहाँ पे दो टाइप के रेवेन्यूज होने वाले हैं। कौन से दो टाइप के रेवेन्यूज है सर? एक तो जो 10 पर टन किलोमीटर मिलेगा वो, और उसके अलावा डीजल का जो एमटी का खर्चा है वो भी मिलेगा, तो दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज रेवेन्यू। तो यहाँ पे देख, सबसे पहले दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा है ट्रक, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, 250 किलोमीटर है, इंटू 10 रुपीज पर टन किलोमीटर मिलेगा फॉर कितना टन? 4 टन। तो देख यहाँ पे 250 किलोमीटर तुम 4 टन लेके जा रहे हो, 10 रुपए। और फिर चंडीगढ़ से लुधियाना जो गए हैं वो तो एमटी गए हैं, तो वहां पे तो सिर्फ डीजल का कॉस्ट मिलेगा। और उसके बाद लुधियाना से दिल्ली जो वापस गए, तब अपने पास है ना 150 किलोमीटर था, 3 टन ही था, और अपन लोग लेके गए 10 रुपए में। तो 150 किलोमीटर फॉर 3 टन, 10 रुपीज। अब ये पूरा का पूरा साइकिल में 14,500 रुपीज बन रहा है एक दिन का, क्योंकि ये पूरा साइकिल एक दिन में हो रहा है। तो 14,500 एक दिन का, इंटू ऐसे 90 डेज ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक तो रेवेन्यू ये हो गया। तो अपने पास एक पीस ऑफ रेवेन्यू आ गया जो अपन लोग ने वो ट्रक के टनेज से कमाया है। अब दूसरा रेवेन्यू क्या आने वाला है? डीजल का, जो एमटी रनिंग है। अब देख, थोड़ा सा ध्यान दे, अपने पास है ना एमटी रनिंग कितना होने वाला है, तो अपन लोग को ये हर महीने अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने का डीजल का कॉस्ट अलग अलग है। तो देख, डिस्टेंस तो उतना ही है, 100 किलोमीटर, पर जून के महीने में अपन लोग कितने दिन जा रहे हैं? 16 दिन। तो 100 किलोमीटर 16 दिन जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर। अपने को है ना यहाँ पे फ्यूल का इकोनॉमी आ रहा है 8 किलोमीटर पर लीटर। तो इतनी कैलकुलेशन से अपने को किलोमीटर्स डीजल मिलेगा, कितना लीटर्स ऑफ डीजल यूज हो रहा है। देख, तुम 1600 किलोमीटर जा रहे हो, 1600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर्स, इससे मिलेगा तुम्हें टोटल लीटर्स ऑफ डीजल। और उतना डीजल 80.3 पे लिया। फिर जुलाई के महीने में सारे के सारे 31 डेज तुम 100 किलोमीटर जा रहे हो, और 3,100 किलोमीटर एमटी कर रहे हो। उसके लिए एमटी किलोमीटर्स 8 किलोमीटर पर लीटर से हिसाब से तुम्हें मिलेगा कितना लीटर ऑफ डीजल इनटू द रेट। सेम चीज तुम्हें अगस्त और सितंबर के महीने में करनी है, तो आ गया 90,865। तो देख यहाँ पे ना रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? रेवेन्यू हुआ 13,05,000 प्लस 90,865, इतना अपना रेवेन्यू आ गया। अब रही कहानी कॉस्ट माइनस करने की, तो प्रॉफिट आएगा। बट कॉस्ट है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं। पहले है ना जो सिंपल कॉस्ट है उसको देख लेते हैं। तो सिंपल कॉस्ट में देख, अपने पास हेल्पर है, अपन उसको 15,000 रुपए महीना दे रहे हैं, तो 3 महीने के लिए अपन को वो देना पड़ेगा। उसके अलावा अपन लोग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने वाले हैं, तो वो 80,000 पर मंथ वो देना पड़ेगा। अब डीजल का कॉस्ट, उसके साथ साथ इंटरेस्ट का कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, ये तीन की कैलकुलेशन है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन देख लो। 20 लाख का ट्रक है और माइनस 5 लाख, वो उसकी सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। और इसको डिवाइड करेंगे 90 डेज अपॉन 365 डेज, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि अपन लोग जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, दैट इज फॉर द नंबर ऑफ डेज। तो अपन लोग इसको आगे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके यहाँ पे डीजल का सॉरी डेप्रिसिएशन का कॉस्ट लेके आ गए। अब आ जाते हैं डीजल की तरफ। अब डीजल का वर्किंग कहाँ है?
एक सेकेंड। हाँ, डीजल के लिए क्या करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि डीजल का कॉस्ट हर महीने चेंज हो रहा है, तो अपन लोग डीजल का कॉस्ट मंथ वाइज निकालेंगे। देख सिंपल है, तुम पहले दिल्ली से जा रहे हो चंडीगढ़ विच इज 250 किलोमीटर्स, चंडीगढ़ से जा रहे हो लुधियाना, लुधियाना के लिए 150 किलोमीटर है, तो 250 प्लस 100 350 किलोमीटर्स, और फिर लुधियाना से जा रहे हो दिल्ली, हर महीने 500 किलोमीटर तुम्हारा एक वो जो राउंड ट्रिप है ना, वो 500 किलोमीटर्स का है। तो 500 किलोमीटर डेली 16 डेज के लिए जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, तो उसके बाद डिवाइड बाय 8 किलोमीटर्स कर दो, तो इतना लीटर डीजल इनटू द रेट। सिमिलरली जुलाई के महीने में ऑल 31 डेज गए हो, डिवाइड बाय 8 किलोमीटर्स इनटू द रेट। ऐसे करते करते सारे के सारे डीजल के कॉस्ट आ जाएंगे, ऐड करेंगे, अपने को डीजल का कॉस्ट मिल गया। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, वो ध्यान से एकदम समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, तुम लोग ने लिया है 1 अप्रैल 2021 में लोन, 20 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा 10% के हिसाब से 2 लाख। तुमने पेमेंट करनी है कितनी, तुमने पेमेंट करनी है 5 लाख, कितनी तो है 5,27,595, इतनी पेमेंट करनी है। तो आउट ऑफ 5,27,595 तुमने इंटरेस्ट कर दिया पेमेंट। एक मिनट मैं लिख भी देता हूँ, 5,27,595, तो उसमें से 2 लाख रुपए तो इंटरेस्ट के गए, तो प्रिंसिपल की तरफ गए बचे हुए। अब 20 लाख का लोन था जिसमें से इतना प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया, तो अब बैलेंस है 16,72,000। नेक्स्ट ईयर विच इज 22-23, उसमें उस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो 1,67,241 इंटरेस्ट का अमाउंट है। और अपन लोग ने टोटल पेमेंट किया 527,595 की, तो वापस से कुछ प्रिंसिपल की तरफ पेमेंट जाएगा और आ जाएगा बैलेंस अमाउंट। अपने को कौन सा वाला ईयर रेलेवेंट है, अपने को ईयर रेलेवेंट है 24-25। अपने को ये तो ढूंढना पड़ेगा ना कि 24-25 में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, उसका पोर्शन लेना पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हर साल देख रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो रहा है, और वो इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन बना रहे। तो सिमिलरली 23-24 में जितना भी बैलेंस अमाउंट था प्रिंसिपल का, उसके ऊपर इंटरेस्ट, और उसके बाद बचा हुआ प्रिंसिपल, और आगे अपना बैलेंस प्रिंसिपल पेमेंट 24-25। वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल का अपने को कैलकुलेशन चाहिए। इसमें प्रिंसिपल का 10% अपने को इंटरेस्ट लगा है 91,566 रुपीज। अब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, ये अपन लोग 90 डिवाइड बाय 365, मतलब 365 डिवाइड करेंगे 90 से मल्टीप्लाई करके, अपने को ये इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट बहुत लिमिटेड है, हेल्पर है, एक वो मेंटेनेंस है, डीजल है, डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट है, 5 ही खर्चे हैं, पर इंटरेस्ट का खर्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख मैंने यहाँ पे क्या किया है, हेल्पर, मेंटेनेंस, डीजल और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये आ गया अपना टोटल कॉस्ट। अब पहला वाला जो अपना एमसीक्यू है वो आ जाएगा। देख इतना रेवेन्यू 13,05,000 तो जो टन्स कैरी करके मिला वो, और 90,865 खाली चलाने का जो मिला वो, ऐसे करके टोटल अपने को मिल जाएगा अमाउंट, माइनस ये रेवेन्यू हो गया, और उसमें से कॉस्ट जो अभी ढूंढना 7,98,887, वो अपन लोग को मिल गया। तो अब आ गया अपने पास बचा हुआ जो है प्रॉफिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बॉस, ये वाला एक करना जरूरी है। आगे देख क्या बोला हुआ है, if the payment was made on commercial ton kilometer basis and Raju had no minimum charges of 75%, how much would he have lost due to the minimum, due to no minimum requirement? तो देख अब है ना, वो लोग बोल रहे कमर्शियल टन किलोमीटर्स के बेसिस पे अगर कैलकुलेट किया होता, तो अगर बिना कमिटमेंट के करते तो लॉस कितना होता। तो देख अपन लोग यहाँ पे सिंपल है, देख अपने कॉस्ट तो सेम ही आने वाले हैं, कुछ भी हो जाए, तुम कमर्शियल टन किलोमीटर से रेवेन्यू लो या नहीं, तो दोनों में तुम्हें कॉस्ट तो सेम आने वाला है, तो जो भी डिफरेंस इन रेवेन्यू है वही तुम्हारा लॉस है। तो देख यहाँ पे विदाउट कमिटमेंट अगर अपन लोग कमर्शियल टन किलोमीटर ढूंढते, तो विदाउट कमिटमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले ट्रक गया दिल्ली से चंडीगढ़ 4 टन लेके, चंडीगढ़ से गया लुधियाना 0 टन लेके, और लुधियाना से गया दिल्ली 3 टन लेके। तो यहाँ पे है ना डिवाइड बाय 3,
और इनटू द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स 500 किलोमीटर्स। ये हुआ एक दिन का कमर्शियल टन किलोमीटर्स। अरे कमर्शियल टन किलोमीटर्स का फॉर्मूला याद है ना, एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर्स। एवरेज लोड कैसे आएगा, 4 टन लेके आए, फिर 0 टन लेके गए, फिर 3 टन लेके गए, डिवाइड बाय 3, ये हुआ तुम्हारा क्या, एवरेज लोड इनटू टोटल किलोमीटर्स पूरे ट्रिप का 500 किलोमीटर। इतना हुआ एक दिन का कमर्शियल टन किलोमीटर्स इनटू 90 डेज। बस ये आया 1,05,000 कमर्शियल टन किलोमीटर्स। और इसमें 10 रुपए के हिसाब से अगर तुम कैलकुलेशन करते हो तो रेवेन्यू आता 10,50,000 रुपए। ठीक है। और उसके बाद अगर तुम विद कमिटमेंट करते हो तो देख कमिटमेंट क्या थी, 75% हमेशा चाहिए अपने को। तो देख क्या होगा, जब तुम है ना दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो, जब तुम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तब 5 टन का 75% ये मिनिमम ले लेते, फिर 5 टन का 75% तुम वापस मिनिमम लेते, फिर 5 टन का 75% वापस। अरे सर ये वापस वापस क्या बोल रहे हो, अरे भैया ये दिल्ली से चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ से लुधियाना, और लुधियाना से वापस से दिल्ली, ये होता तुम्हारा मिनिमम टन्स डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया तुम्हारा एक एवरेज लोड इनटू द 500 किलोमीटर जो टोटल किलोमीटर्स है इनटू 90 डेज, तो आता अपने को 1,68,750। ये होता अपना टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर्स विद द कमिटमेंट। कमिटमेंट के साथ इतनी बनती अपनी कमर्शियल टन किलोमीटर्स इनटू 10 रुपए, तो अपने को मिलता 16,87,500। तो देख जहां 10,50,000 ही मिला है वहां पे 16,87,500 मिल जाएगा। मतलब वहां पे तुम्हारा लॉस कितना हुआ, जो डिफरेंस है वो, विच इज ओवर हियर, सॉरी, 6,37,500, इतने का अपना डिफरेंस बनेगा। फिर थर्ड पार्ट में देख क्या बोला हुआ है, व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स इफ राजू वांट्स टू अर्न 2,70,000। बहुत सिंपल है ये वाला। तो देख सबसे पहले अपन लोग टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स फाइंड करेंगे। कैसे, दिल्ली से चंडीगढ़ गए 4 टन लेके 250 किलोमीटर, फिर चंडीगढ़ से लुधियाना गए 0 टन लेके 100 किलोमीटर, बट अपने पास यहाँ पे मिनिमम गैपिंग है, तो अपने को मिलेगा कितना, 5 टन का 75% इंटू 100 किलोमीटर। वो किसके लिए, दिल्ली से लेके चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ से लेके लुधियाना तक। और उसके बाद अपन लोग 5 टन का 75% वापस करेंगे फॉर चंडीगढ़ टू दिल्ली। पर सर ये अभी क्यों है ना 5 टन का 75% कर रहे हैं, अरे बाबू क्योंकि जाते वक्त 3 ही टन थे। देख वहां से जब निकले तब है ना मिनिमम से ज्यादा था तो ज्यादा ले लिया, पर चंडीगढ़ से, सॉरी लुधियाना से दिल्ली जब जा रहे थे, लुधियाना से दिल्ली लास्ट लेग में, तो 3 ही टन था ना। वो 3 टन मतलब कितना हुआ, सिर्फ 60% होता है 5 टन का। अपन की गारंटी कितनी है, 75%, तो अपन लोग 75% के हिसाब से लेंगे। तो इट इज बेसिकली हायर ऑफ द टू, या तो 75% दे दो या उससे ज्यादा दे दो। तो यहाँ से जब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे तब ज्यादा था तो इसके लिए 4 टन लिया, चंडीगढ़ से लुधियाना जाते वक्त तो 0 था, इसके लिए ना यहाँ पे मिनिमम लिया। और लुधियाना से दिल्ली जाते वक्त अपने पास था पर वो मिनिमम से कम था तो मिनिमम वाला काउंट किया। इतना टन किलोमीटर एक दिन का होएगा इंटू 90 डेज, तो अपने को टोटल मिनिमम टन किलोमीटर बनेंगे 174, 350, 375, इतने हैं अपने मिनिमम टन किलोमीटर्स। ठीक है। अब अपने पास उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उनको 2,70,000 कमाना है प्रॉफिट में। तो देख अपने पास कॉस्ट तो ऑलरेडी आ गई थी और कोई कॉस्ट में चेंजेस तो है नहीं, और 2,70,000 का अपने को प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब अपना रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 10,68,887 डिवाइड कर ले अपन लोग टन किलोमीटर से, तो आ गया अपने को कॉस्ट रेवेन्यू पर टन किलोमीटर। मतलब अपने को मिनिमम एक टन किलोमीटर का इतना पैसा चाहिए अगर 2,70,000 कमाना है तो। ठीक है। अब ये हो गया अपना थर्ड वाला। फोर्थ वाले में देख करेक्ट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ये तो अपन लोग ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, ये रहा डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट 36,986 वाला। ठीक है। और लास्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट एज पर करंट रेट चार्ज बाय राजू। राजू करंटली कितना चार्ज कर रहा है, 10 रुपीज पर टन किलोमीटर। अब आ जा फिफ्थ वाले में,
10 रुपीज पर टन किलोमीटर मिनिमम चार्जेस के हिसाब से 1,74,375 टन किलोमीटर हो रहे, उस पे 10 रुपए मिला तो रेवेन्यू मिल गया, और उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो 798,887, अपने को आ जाना है प्रॉफिट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट केस सिनेरियो, ये देखे बिना जाना नहीं पेपर में। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन अपने सेकंड एमसीक्यू की तरफ, केस सिनेरियो 2। ये वाला ना इतना इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट नहीं था। पहला वाला आई वुड अग्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो इसके लिए जाने से पहले एक बार देख के जाना। अब सेकंड वाले में देख क्या बोला हुआ है। ई सॉल्ट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इंडिया। This main product of the company has strong reactivity with other organic compounds. It is highly versatile and is alkaline in nature. However, the basic material required for the production of this product is salt along with the electricity. Useless. अब आगे देख क्या बोला है। The manufacturing process involves electrolysis which produces halogen as a co-product. Co-product मतलब joint product ही है। तो halogen है। Modern use of halogen is widespread. However, the common use is in disinfection, like for purifying drinking water or swimming pool water. It is also an important ingredient of toothpaste. Thus, the company's manufacturing management affirm the simultaneous production of halogen. No use, no use. अब आगे देख। During the financial year, the previous financial year, company purchased the base material for 5,34,000. तो ये अपना रॉ मटेरियल हो गया। फॉर द करंट ईयर कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2 टाइम्स। अब है ना यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन द टोटल कन्वर्जन कॉस्ट हाइक्ड टू 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स। और अब है ना यहाँ पे ना देख ध्यान दे। फॉर द करंट ईयर कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से बढ़ाया है, और कन्वर्जन कॉस्ट 3 टाइम हो गया है। टू और बाय का सुपर गेम खेला इन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। 5,34,000 इज 1 टाइम, 2 टाइम से बढ़ा दिया है तो टोटल 3 टाइम्स हो गया, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी 3 टाइम्स हो गया है। दोनों 3 टाइम्स हुए हैं, मटीरियल 2 टाइम्स और कन्वर्जन 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स से बढ़ गया है। तो 1 टाइम प्लस द 2 टाइम्स जो बढ़ा है वो, तो ये 3 टाइम्स होएगा। एंड कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो भी 3 टाइम्स होने वाला है। आगे देख क्या बोला है। लास्ट ईयर द कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंटेड टू 8,01,000 up to the point at which two products sodium hydroxide and halogen are separated. अब आगे देख क्या बोला है। The production and sales information for the current year is provided as below. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन दोनों है, प्रोडक्शन और सेल्स दिया हुआ है, दोनों सेम है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ड्यूरिंग द करंट ईयर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पॉइंटेड आउट द एक्सटेंसिव यूज ऑफ विनाइल which can be produced by further processing halogen. तो halogen को further process करने की बात चल रही है। Having selling price of 250 per ton, वापस से देख थोड़ा ध्यान दे, गेम खेल गए। 250 per ton higher than that of halogen. हैलोजन से 250 रुपए ज्यादा है। हैलोजन है 150 प्लस 250 रुपए ज्यादा, 400 हो गए। और आगे देख क्या बोला हुआ है। 250 higher than that of halogen, it was decided not to sell halogen and further process it into vinyl. The incremental processing cost took 8,01,000 and produced 10,012.5 tons of vinyl. और मांगा देख क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिगर आउट द फॉलोइंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। सबसे पहले देख क्या बोला है। फॉर द करंट ईयर द अमाउंट ऑफ बेस मटेरियल परचेज एंड द कन्वर्जन कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ वेयर टू प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन और सेपरेटेड वुड बी। तो ये लोग बेसिकली अपने से ज्वाइंट कॉस्ट मांग रहे। तो देख मटेरियल का कॉस्ट 3 टाइम्स होएगा 5,34,000 का, और कन्वर्जन का कॉस्ट भी 3 टाइम्स होगा। तो 16,02,000 एंड 24,03,000।
यहाँ पे टू और बाय में गेम हो गया है, ध्यान रखना है। आगे देख क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट टू बी अपोर्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन बाय द फिजिकल यूनिट मेथड। बहुत सिंपल है, अपने को फिजिकल यूनिट्स कितने आए हैं हैलोजन और इसके, एक मिनट, हाँ ये रहा 24030 और 16020, इन दोनों को ऐड करके जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर दो, तो तुम्हें यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगा एज पर फिजिकल यूनिट्स। बेसिकली 24030 और 16020 के रेशियो में बांट देना है। तो ये आ गया तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन का जॉइंट कॉस्ट। आगे देख क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हैलोजन एज पर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। अगेन यार बहुत सिंपल है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कैसे आएगा, तो देख तुम लोग है ना 24,030 बेचोगे 100 रुपए में और 16,020 बेचोगे 150 में, तो ये आ गया सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अपेरेंटली दोनों सेम है, तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन भी इक्वल होएगा। तो ढूंढ ले जहां पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इक्वल है, वो तेरा आंसर है, ढूंढनी मत आगे। अरे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, एमसीक्यू में वर्किंग का मार्क्स नहीं है, आंसर का मार्क्स है, तो सीधा आगे ही बढ़ जाना। उसके बाद है ना सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के बाद सेम चीज पूछा है एनआरवी से, तो एनआरवी अपन लोग फाइनल कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स एट फाइनल स्टेज, जो भी फाइनल स्टेज होगा उसमें कितना सेल आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आगे फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो उसका यूनिट्स है 24030 एट 100, और ये जो हैलोजन है उसका क्या होएगा, वो कन्वर्ट करेंगे अपन लोग किस में, विनाइल में, 10,012.5 टन आएगा एट 250 मोर देन द हैलोजन का भाव। हैलोजन है 150, 250 रुपए ज्यादा, मतलब 400 पे यहाँ पे सेल्स माइनस द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो सिर्फ हैलोजन में, तो तुम्हें मिल जाएगा एनआरवी, और एनआरवी के बेसिस पे जेसी एलोकेट कर लेना, उसका कोई इशू नहीं आएगा। और लास्ट में देख क्या बोला है, कंसिडरिंग दैट द डिसीजन रिलेटिंग टू फर्दर प्रोसेसिंग हैलोजन इज नॉट अप्रूव्ड, suggest whether this would be in favor of the management by calculating incremental revenue or loss from further processing halogen or into vinyl। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा फर्दर प्रोसेस नहीं करने का। तो देख अपन लोग को ये भी बोला है कि इंक्रीमेंटल बेसिस पे करना है, तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आया वो ढूंढेंगे और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना आया वो ढूंढेंगे। तो अब देख इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आया, तुमने है ना दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम या तो है ना हैलोजन एज इट इज बेच दो, अगर हैलोजन एज इट इज बेच दिया तो कितना टन मिलेगा, 16,020 एट 150 रुपीज, ये हो गया हैलोजन एट हैलोजन बेचा तो। और अगर तुमने है ना फर्दर प्रोसेस करके विनाइल बेच दिया, तो विनाइल कितने में बिकेगा, 10,012.5 टन एट 400 रुपए पर टन, तो आ जाएगा तुम्हें विनाइल बेचने का रेवेन्यू। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया 16,02,000, उसके सामने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, अरे यार एक्स्ट्रा कॉस्ट तो सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही है ना, तो वो है ना माइनस कर दो, तो 8,01,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा। अगर तुमने अप्रूवल नहीं दिया तो वही 8,01,000 का तुम्हें लॉस हो जाएगा। ये रहा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ये यहाँ पे देख रॉन्ग लिखा है, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नहीं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होना चाहिए, वुड बी 8,01,000 एंड दस द डिसीजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन शुड बी अप्रूव्ड। यहाँ पे अप्रूवल देना जरूरी है क्योंकि पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो दिस वाज एमसीक्यू केस बेस्ड 2। अब आ जाते हैं सिंगल एमसीक्यूज की तरफ, ये बहुत सिंपल है सारे के सारे। देख क्या बोला हुआ है 11 नंबर एमसीक्यू में, मिस्टर बेन is paid higher wages than Mr. Econ, though their normal wage rate is same। तो नॉर्मल वेज रेट मतलब रेट पर आवर सेम है। मिस्टर बेन गेट्स हायर पेमेंट अंडर हेल्से एंड, एक मिनट सॉरी, अब दिख रहा होगा, मिस्टर बेन gets higher payment under Halsey system and Econ gets under Rowan system। Time allowed to make the same product is 75 hours, तो देख सेम प्रोडक्ट है, however Ben takes 60 hours, Econ takes 45 hours। The production of the product also involves other costs that are not traced directly to the product like salary to quality assurance manager, factory rent, supplies, salary to uh, production supervisor, electricity वगैरह वगैरह, which comes to 2,26,800। ये बेसिकली अपने ओवरहेड्स है। और
लीडिंग टू अ फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑफ 120 पर मैन आर एक्चुअली वर्क। 1 घंटे का 120 रुपए ओवरहेड। ये इतनी बकवास अपने कुछ काम की नहीं थी, इनफैक्ट ये नंबर भी कुछ काम का नहीं है, अपने को है ना ओवरहेड से मतलब है। और बोला है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मिस्टर एकॉन। ध्यान देना, पहले ना बेन और एकॉन चल चल रहा है सब जगह। ये देख, पहले बेन फिर एकॉन, पर यहाँ पे उल्टा कर दिया सालों ने। यहाँ पे ना सबसे पहले एकॉन दिया, फिर मिस्टर बेन दिया। तो यहाँ पे ना मिस्टेक मत कर देना, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। और देख मांगा क्या है, नॉर्मल वेज रेट मांगा है विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बहुत सिंपल है यार। तो देख, सबसे पहले है ना अपन लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट लाता कैसे है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। तो अपन लोग है ना मटेरियल को मान लेते हैं एक्स। तो एक्स हो गया मटेरियल का कॉस्ट जो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब लेबर फाइंड करने की बारी आई। तो लेबर के लिए ना एक हेल्से से एक पेमेंट, रोवन से पेमेंट। तो अपन लोग क्या करेंगे, टाइम अलाउड टाइम टेकन टाइम से रेट पर आ रही है, फाइंड कर लेते हैं। टाइम अलाउड दोनों को 75 है, टाइम टेकन दे रखा है, बेन ने लिया 65, एकॉन ने लिया 60 और एकॉन ने लिया 45। तो यहाँ पे आ गया टाइम सेव। और रेट पर आर अपने पास है। अपन लोग रेट पर आर क्या क्यों है, क्योंकि अपन उसको वाई मान रहे हैं, नहीं है ना तो फाइंड करेंगे। जो भी नहीं है उसको जिसको भी फाइंड करना है ना उसको एक्स और वाई मान लो। तो यहाँ पे ना रेट पर आर आ गया वाई। अब अर्निंग्स फाइंड करेंगे। अर्निंग्स बेन की क्या आएगी, अर्निंग्स बेन की इज एज पर हेल्थ से। तो सीधा आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर, ये आया 67.5 है। एकॉन को दी है पेमेंट रोवन से। तो रोवन की पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आर। दोनों सॉल्व कर लेंगे तो अपने को यहाँ पे वेजेस भी आ गया। ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, 120 रुपीज है पर मैन आवर। तो देख बेन ने कितने आवर्स काम किए, जो टाइम टेकन है वही आवर्स है उसके। तो 60 आवर्स इंटू 120 पर आवर। और एकॉन ने कितना आवर्स काम किया है, 45 आवर्स इंटू 120 पर आवर। बट फैक्ट्री कॉस्ट लिखते वक्त ध्यान रखना दोनों उल्टा दिया है। फैक्ट्री कॉस्ट एकॉन का है 125,640 यहाँ पे, और बेन का है 129,600। अब देख दो इक्वेशन बन गए अपने पास। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो y की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 480। अब है ना देख, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम मटेरियल की वैल्यू ढूंढो ही मत अब, क्योंकि यहाँ पे है ना 480 एक ही जगह पर है। तो वही तुम्हारा आंसर होना पड़ेगा ना यार। बाकी अगर दो जगह 480 होता ना तो मटेरियल का कॉस्ट भी ढूंढना पड़ता। मैं बोलता हूँ ढूंढनी मत, टाइम बचा, लेबर मिला, आंसर ठोक दे। ठीक है, अब आ जाओ 12th वाले की तरफ। 12th वाले में देख क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जर्नल एंट्री एज वुड अपीयर इन द कॉस्ट बुक्स व्हेन देयर इज अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अंडर रिकवरी बोला है बॉस, अगर अंडर रिकवरी बोला है मतलब लॉस हो गया, लॉस हुआ मतलब कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट होना चाहिए ही चाहिए। बाकी किधर भी कुछ भी हो बट कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट होएगा। अब ढूंढेंगे कैसे, यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट है नहीं तो ये आंसर नहीं, इधर भी नहीं है, ये देख यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट है, यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाले में भी कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट नहीं हुआ है। समझ में आया, तो यहाँ पे है ना अपना आंसर रेडी हुआ। अब आगे देख क्या बोला हुआ है, ड्यू टू अ सडन राइज, 13th वाला ये, ड्यू टू अ सडन राइज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द सेल्स ऑफ एरो लिमिटेड फॉर द करंट ईयर इज एनहांस, बहुत इंपॉर्टेंट, enhanced to 3 times the average of the last 4 years. The break-even point in variable cost 1,17,00,000 और वेरिएबल कॉस्ट 93,60,000। और बोला है 5 साल का डेटा दिया हुआ है, और मांगा देख क्या है, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो देख यहाँ पे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, आई वुड से करंट ईयर का सेल्स कितना है, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अब लास्ट 4 इयर्स का सेल्स देख कितना होएगा, ये हुआ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ये 4 साल का सेल्स है, इसका एवरेज निकालेंगे सबसे पहले। तो ये चारों साल का है ना ईयर्स का जो सेल्स है डिवाइड बाय 4, ये एवरेज हुआ उसका 3 टाइम्स है। तो अपने को सेल्स मिल गया। अब देख सेल्स मिलते ही है ना बहुत सारे आंसर ओपन हो गए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दे तो कंट्रीब्यूशन मिल गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर दो तो पीवी रेशियो मिल गया। अब एक बार तुम्हें पीवी रेशियो आ गया ना तो अब तो यार तुम बेसिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करके आंसर ले आओ। देख अपने को ब्रेक इवन सेल्स मांगा दिया हुआ है 1,17,00,000। ब्रेक इवन सेल्स आता कैसे है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी।
अपने पास ब्रेक इवन सेल्स है, अपने पास पीवी है, अपने को फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा. द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर वाज दिस, 3 times of average sales of the last 4 years. और सर लास्ट 4 years ये होंगे, ये 5वां साल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है. लास्ट 4 years में पहले 4 साल ये लेटेस्ट है, तो वही अपना पहला साल है, मतलब जस्ट कंक्लूडेड ईयर है. तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 साल लेने हैं तुम्हें. तो उसका एवरेज का 3 times अपना सेल बना. एक बार अपना सेल्स आ गया ना, उसके बाद है ना क्वेश्चन आंसर एकदम एकदम मक्खन निकलेगा. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे. बहुत नकली क्वेश्चन है. ठीक, क्या बोला है? ड्यू टू टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल रीजंस, F8 Limited manufactures in a batch. The latest contract requires the company to supply 9,000 bushings per month. है भाई, पर मंथ. अपने को है ना पर एनम लगता है, ध्यान रखना. The company has estimated that each setup of manufacturing the bushings will cost 16,002.25. ये setup cost है. And inventory holding cost per bushing per annum will come to 60. ये तुम्हारा है ना पूपा हो गया, पर यूनिट भी है, पर एनम भी है, डायरेक्टली यूज कर पाओगे. और बोला है हाउ मेनी रन्स द कंपनी नीड टू मेक थ्रू आउट द ईयर. तो अब देख, बहुत सिंपल है. पहले तो अपन को ईबीक्यू फाइंड करना पड़ेगा. ईबीक्यू कैसे आएगा? 2 into एनुअल डिमांड. एनुअल डिमांड कितना होएगा? 9,000 into 12 into सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो 7590 बुशिंग्स बनेंगे एक रन में. अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ रन कितने. तो पूरे साल में अपने को चाहिए 1,08,000 बुशिंग्स. कैसे 1,08,000 लेके आए सर? अरे 9,000 इंटू 12 टाइम्स भाई. पूरे साल में 12 बार करना पड़ेगा ना. 9,000 तो पर मंथ है, तो पूरे साल का डिमांड 1,08,000 डिवाइडेड बाय 7590. तो अपने को नंबर ऑफ रन कितने चाहिए? 14.229 या 15 रन. वही है अपना आंसर. एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एमसीक्यू सेक्शन. यार एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे. देख क्या बोला हुआ है. द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट वाज 75 lakhs with the unit of production estimated at 15,000. तो देख ये क्या हो गया, ये अपना बजटेड ओवरहेड्स हो गया. ये 15,000 क्या हो गया? ये अपना बजटेड यूनिट्स हो गया. पर बोला एक्चुअल यूनिट्स आर 15,600 एंड विद नो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सुपर. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बोल दिया नील है. बोला है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड कैसे आएगा. तो देख बहुत सिंपल है. अपने को यहाँ पे क्या लेना है? एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट फाइंड करेंगे सबसे पहले. क्यों? क्योंकि अपन लोग के पास एक ही वेरिएंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है? एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल. एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल. तो अपने को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के लिए एब्जॉर्ब ढूंढने के लिए अपने को चाहिए एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. तो अपन लोग पहले बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड यूनिट्स, 500 रुपए पर यूनिट. अब अपन लोग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज एब्जॉर्ब्ड माइनस द एक्चुअल. एब्जॉर्ब्ड कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स? तो देख 15,600 यूनिट इंटू 500 रुपए पर यूनिट, इतना पैसा आया क्योंकि तुमने 15,600 बेचा है ना. तो 15,600 इंटू 500 इतना पैसा आया. एक्चुअल ओवरहेड अपने को पता नहीं है, बट अपना फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस नील है. सॉल्व करोगे तो एक्चुअल ओवरहेड मिलेगा 78 lakhs, which is the answer. वेरी गुड आंसर. आई लाइक द आंसर. ठीक है. एंड नाउ हो गए हैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स. गिव मी अ शॉर्ट ब्रेक. आते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के साथ. हाँ जी सर, तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 1A ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. ये वाला क्वेश्चन है ना, अपन लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं. देख क्या बोला हुआ है. Shanu Limited has calculated a predetermined overhead rate of 22 rupees per machine hour for its quality check department. This rate has been calculated for the budgeted level of activity and is considered as appropriate for absorbing the overheads. The following overhead expenditures at various levels of activity has been estimated. तो देख ज्यादा कुछ बोला नहीं है. इन्होंने 22 पर रेट का कैलकुलेशन किया है और बोला है वो बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कैलकुलेट किया है. अरे यार नहीं भी बोला होता तो वही करते. तुम लोग का बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स करके ही है ना एब्जॉर्प्शन रेट आता है. तो उन्होंने कुछ नया नहीं बोला यहाँ पे. अब 3 लेवल्स पे ओवरहेड दिए और 3 पे मशीन आवर्स दिए. अब
और देख सबसे पहले मांगा गया है वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा लेवल्स पे कॉस्ट दिया हो, कोई भी कॉस्ट हो, तुम्हें मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा कि कॉस्ट वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या फिक्स है। अब देख फिक्स में क्या होता है, टोटल सेम होता है, टोटल सेम है क्या, नहीं। वेरिएबल में क्या होएगा, पर यूनिट सेम होएगा। सॉरी। तो अब है ना चेक कर लो पर यूनिट सेम आ रहा है कि नहीं। तो देख 338,875 डिवाइडेड बाय 14,500, ये आ रहा है पर यूनिट 23.37। फिर 347,625 डिवाइडेड बाय 15,500, तो आ रहा है 22.427। और 356,375 डिवाइडेड बाय 16,500, 5984। तो हर बार अलग अलग आ रहा है। हर बार अगर अलग अलग आ रहा है मतलब यहाँ पे हर बार है ना पर यूनिट चेंज होते जा रहा है। तो अगर पर यूनिट चेंज होते जा रहा है मतलब पर यूनिट सेम नहीं है, तो ना तो ये कॉस्ट फिक्स है ना वेरिएबल है, तो मतलब ये वाला कॉस्ट कौन सा हो गया, सेमी वेरिएबल। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको है ना मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। चेंज इन ओवरहेड्स अपॉन चेंज इन आवर्स। कोई भी दो ओवरहेड्स ले लो तुम लोग, है ना, जो चाहो जो मर्जी आए वो दो ओवरहेड्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चेंज ले लिया डिवाइडेड बाय चेंज इन मशीन आवर्स, डिवाइड किया, अपने को वेरिएबल ओवरहेड मिल गया पर मशीन आवर। और इसी वेरिएबल ओवरहेड से है ना तुम लोग अपना फिक्स कॉस्ट भी ढूंढ सकते हो। तो एट 15,500 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तुम चाहो कोई भी लेवल पे सब्सटीट्यूट कर लो, 15,500 14,500 जहां मर्जी हो। तो यहाँ पे एट 15,500 टोटल कॉस्ट आ गया इतना जो दिया हुआ था। उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 8.75 इंटू 15,500, तो ये तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट। तो आउट ऑफ दिस टोटल कॉस्ट इतना वेरिएबल, तो बचा हुआ क्या हो गया, फिक्स। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पूछा है। अब है ना बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अपन लोग बजटेड मशीन आवर्स है ना, लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब मशीन आवर्स अपने को नहीं पता है, तो अपन लोग वेरिएबल उसको एक्स ले लेते हैं। तो बजटेड मशीन आवर्स भी एक्स। अब अपने पास एक ब्रह्मास्त्र दिया था क्वेश्चन ने, उन्होंने बोला था 22 रुपीज का रेट आया है। अब वो रेट कैसे आता है, budgeted overheads upon the budgeted machine hours gives you 22 rupees, budgeted overheads upon budgeted machine hours 22 रुपए होता है। अब बजटेड ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल दोनों है। फिक्स का तो अपने को पता है 2,12,000 है। वेरिएबल कितना होएगा, 8.75 है पर आर, पर अपने पास आर्स नहीं है, अपन ने आर्स को एक्स अज्यूम किया है, तो 8.75 एक्स हो गया। तो ये हो गया बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय द बजटेड आर्स टू गेट 22। इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें बजटेड आर्स आ जाएंगे 16,000। और उसके बाद देख क्या बोला हुआ है फोर्थ पार्ट में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स if the actual machine hours are 14,970 and actual overheads are 3,22,000। अब भाई सॉरी, तो मैंने लिखना ही नहीं है, तो ये इधर कर लेता हूं। तो अमाउंट एब्जॉर्ब कितना आएगा, अमाउंट एब्जॉर्ब 14,970 आवर्स into 22 rupees, so 14,970 into 22, 3,29,340 इतना एब्जॉर्ब कर लिया। अगेंस्ट दैट अमाउंट इनकर कितना हो गया, अमाउंट इनकर्ड कितना है, 3,22,000 अमाउंट इनकर्ड है। तो अपने पास है ना 7,340, ये हो जाएगा अपने पास ओवर एब्जॉर्ब। क्यों ओवर एब्जॉर्ब सर, तुमने ज्यादा पैसा रिकवर किया, 329 गया तो जेब से 322 ही, तो आया 329 गया 322, तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और लास्ट पार्ट थियरी है, वो पढ़ लेना, कुछ ज्यादा उसमें फैंसी है नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1B। अब है ना मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनफेयर लगा क्योंकि पूछा सिर्फ 5 मार्क के लिए, जबकि इसके मार्क्स थोड़े ज्यादा बनते हैं, बट कोई बात नहीं। देख क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट XYZ। तो उसमें देख डायरेक्ट मटेरियल 4 यूनिट, 6 यूनिट, 10 यूनिट है एट द रेट्स, और डायरेक्ट लेबर 6 आवर्स एट 16 पर आवर बोला है। तो ऐसे करके इन्होंने सब कुछ ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल ली, मटेरियल लेबर प्राइम ही होता है ना, तो उन्होंने ऐड करके ना प्राइम कॉस्ट निकाल ली। अब क्या बोला हुआ है, द कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 12,000 यूनिट्स ऑफ XYZ ड्यूरिंग द ईयर
और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कितना कितना क्वांटिटी लगा है वो बता दिया है, क्या रेट पे लगा है वो भी बता दिया है। तो ये तो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये हो गए तुम्हारी एक्चुअल। और बोला है द कंपनी वर्क 70,000 लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉर 10,000 ऑफ दीज आवर्स द कंपनी पेड एट 24 पर आवर व्हाइल द रिमेनिंग द वेजेस वाज कैलकुलेटेड एट वाज पेड एट स्टैंडर्ड रेट। तो बाकी के लिए वेजेस वाज पेड एट स्टैंडर्ड रेट। अब क्या क्या मांगा है देख, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, चार चीजें पूछी। अब अपने को यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस कर लेने हैं। तो देख, मटेरियल वेरिएंस कैसे आएगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है 12,000 यूनिट, एक फिनिश गुड्स में 4 यूनिट लगता है एक्स का, तो 12,000 में कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 48,000। एक यूनिट में 6 यूनिट, एक फिनिश गुड्स में 6 यूनिट लगता है वाई का, तो 12,000 फिनिश गुड्स में कितना, 72,000। और एक फिनिश गुड्स बनाने में 30 यूनिट्स लगते हैं जी के, तो 12,000 के लिए कितने, 3,60,000। और स्टैंडर्ड रेट्स दिए हुए, अगर तुम ये नहीं भी कैलकुलेट करोगे ना तो चल जाएगा, एक बार के लिए मैं बता रहा हूं क्यों। एक मिनट, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट तो क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ ही है, ये नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो चलेगा, क्योंकि देख अपने से मांगा क्या है, अपने से मटेरियल रेट और यूसेज वेरिएंस मांगा है। रेट वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट दिया था, एक्चुअल रेट दिया था, एक्चुअल क्वांटिटी भी दिया था, तुम्हारा वहीं का वहीं डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे है ना, रेट वेरिएंस तो बन गया। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए अपने को ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ी। अब यूसेज वेरिएंस आता कैसे, कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था वर्सेस कितना लग गया। रेट वेरिएंस कैसे आता है, कितना रेट पे पेमेंट करना था और कितने रेट पे किया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वेरिएंस कैसे आएगा, कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था वर्सेस कितना क्वांटिटी लग गया इनटू द स्टैंडर्ड रेट। क्वांटिटी लगना था 48,000, लग गया 50,000, 2,000 ज्यादा लगा तो एडवर्स इनटू द स्टैंडर्ड रेट। वापस से सेम थिंग, 72,000 लगना था, 72,000 ही लगा तो वेरिएंस है ही नहीं। जी में देख क्या बोला है, 3,60,000 लगना चाहिए था और 3,54,000 ही लगा है, कम क्वांटिटी लगा है, फेवरेबल इनटू द स्टैंडर्ड रेट, हो गया काम। इसका जो कैलकुलेशन लेबर का है ना वो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दे। लेबर में देख क्या बोला हुआ है, अपन लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे। एक यूनिट को लगने दिए थे 6 घंटे, तो अगर एक यूनिट को 6 घंटे लगने दे तो 12,000 यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। एक यूनिट को अगर 6 घंटा लगना था तो 12,000 यूनिट के लिए 72,000 आवर्स लगने चाहिए थे। अब 72,000 आवर्स लगने चाहिए थे। अब 16 रुपीज का रेट था, बट एक्चुअल में है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, अपने पास एक ही ग्रेड का वर्कर है जिसको अपन ने दो अलग अलग रेट से पेमेंट की है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। तुम लोग 60,000 का एक बैंड, 10,000 का एक बैंड, ये मत करना कि अपने पास यहाँ पे है ना दो दो वर्कर ही नहीं है कंपेयर करने को। अगर तुम यहाँ पे दो लिखोगे 60,000 और 10,000, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करोगे, वर्कर एक ही है, कैटेगरी भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस इतना ही है कि यहाँ पे है ना एक और एक में है ना कंपैरिजन करना है। अपन लोग ने एक्चुअल में वो एक वर्कर को दो अलग अलग रेट से पेमेंट किया है, बस उतना ही फर्क है। तो देख, यहाँ पे है ना क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल आर 70,000, और अब है ना अमाउंट की तरफ आ जा, सीधा का सीधा अमाउंट की तरफ। देख, 10,000 घंटे पेमेंट किए 24 से, और बचे हुए 60,000 पेमेंट किए एट द स्टैंडर्ड रेट विच इज 16। तो इन दोनों को ऐड कर अमाउंट लिख ले, डिवाइड करके यहाँ पे रेट लिख, ये तुम्हारा एवरेज रेट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे रेट्स मर्ज हो गए और दोनों के दोनों एक साथ ही आ गए। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक्चुअल आवर्स तो ओके, वही अमाउंट लिख देंगे फिर बाद में, 10,000 आवर्स एट 24, बचा 60,000 आवर्स एट 16। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, तो अपने आप यहाँ पे रेट आ जाएगा अपने को एक्चुअल वाला। अब देख, रेट वेरिएंस पूछा है, कैसे आएगा, क्या रेट से पेमेंट करना था 16, क्या रेट से किया 17.1429 इनटू द एक्चुअल आर 70,000, ये आ गया पहला वेरिएंस। ज्यादा रेट से पेमेंट किया इसलिए एडवर्स। दूसरा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, 72,000 आवर्स से पेमेंट करनी, काम होना चाहिए था 72,000 आवर्स में, हुआ है काम 70,000 आवर्स में, 2,000 घंटे बच गए इनटू द स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया अपना फेवरेट।
And this completes our next question, which was question number 1A. B, sorry. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1C की तरफ. देख क्या बोला हुआ है. Kiwi is working by employing 10 skilled workers. It is considering the introduction of some incentive scheme, either Halsey scheme with 50% or Rowan scheme of wage payment for increasing the labor productivity to cope with the increasing demand of the product by 25%. She feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and she has accordingly given this assurance to the worker. मतलब उन्होंने बोल दिया है शिविति ने कि हम आपको 20% बढ़ा के देंगे, जो भी आप अभी कमा रहे हो उससे 20% ज्यादा कमाओगे. और उसके बेसिस पे उन्होंने अपने को डेटा दिया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अश्योरेंस, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करंट मंथ. तो देख, आर्ली रेट ऑफ वेजेस है 2 रुपए तो रेट पर आवर. एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस. ब्रैकेट बहुत ज्यादा जरूरी, मार्क भी कर लो. दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड. मतलब एक फिनिश गुड्स को 2 घंटे का टाइम अलाउड है. नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 25. नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है 8 घंटे रोज और एक्चुअल प्रोडक्शन है 1250 यूनिट्स. अब मांगा देख क्या है. इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर अंडर हाल्सी एंड रोवन. सेविंग्स ऑफ नव्या. ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है. देख, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है ना इंस्टीट्यूट, तो देख यहाँ पे ऐसे गड़बड़ होती है. ये नव्या नहीं है, शिवी है. In terms of direct labor cost per piece under the above schemes, and advise Navya nahi Shivi about the selection of the scheme to fulfill the assurance. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत पुराना भी है. देख यहाँ पे ना सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इनका इफेक्टिव आर्ली रेट फाइंड करना है. इफेक्टिव आर्ली रेट के लिए ना सबसे पहली चीज अपने को क्या चाहिए, अरे अर्निंग्स चाहिए भाई. अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन करेगा तो इफेक्टिव आर्ली रेट आएगा. तो अब अर्निंग्स के लिए क्या चाहिए, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, रेट पर आवर. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम अलाउड ढूंढते हैं. एक यूनिट के लिए 2 घंटा टाइम अलाउड था, अपन ने बनाए हैं 1250 यूनिट्स. तो 1250 यूनिट्स के लिए कितना टाइम अलाउड होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. अगर एक यूनिट के लिए 2 घंटा, तो 1250 यूनिट के लिए 2500 घंटे, तो 2500 टाइम अलाउड. टाइम टेकन कैसे आएगा, देख अपने वर्कर 8 घंटा काम करते हैं 25 दिनों के लिए, और अपने पास ऐसे 10 वर्कर है, तो 10 वर्कर्स ऑल वर्किंग 8 आवर्स अ डे फॉर 25 डेज. 2000 आवर्स अपना हो गया टाइम टेकन. टाइम सेव्ड है 500 आवर्स. टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस, और रेट पर आ रहा है 2. अब बहुत सिंपल है. हैल्से और ओवन के फॉर्मूला में पहले अर्निंग्स फाइंड करेंगे. अब अर्निंग्स आएगा कैसे, हैल्से में कैसे आएगा, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. 4500 का अर्निंग्स आया. ये अब इफेक्टिव आर्ली रेट कैसे निकालोगे, 4500 रुपए कमाए कितना घंटा काम करके, कितना घंटा काम किया, 2000 घंटा ही काम किया ना, तो उससे डिवाइड कर लो. अर्निंग्स अपॉन टाइम टेकन, ये आ गया तुम्हारा इफेक्टिव आर्ली रेट. सेम चीज रोवन के साथ कर लो. रोवन में है ना क्या होएगा, आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर. आ गया अर्निंग्स. और फिर ईएचआर. ईएचआर कैसे आएगा, 4800 कमाया 2000 घंटा काम करके, तो ये आ गया इफेक्टिव आर्ली रेट. सेकंड है ना, उन्होंने अपने से क्या मांगा था, अपने से सेकंड पार्ट में उन्होंने मांगा था सेविंग्स पर कॉस्ट पर यूनिट का कितना सेविंग्स होएगा. तो देख, करंटली करंटली अपन लोग को कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, अपना वर्कर 2 घंटा लगाता है एक यूनिट में, बोनस वोनस कुछ नहीं दे रहे, पर 1 घंटे का 2 रुपए दे रहे. तो एक यूनिट बनाने में 2 घंटे, 2 रुपए पर यूनिट, तो 2 आवर्स पर यूनिट इंटू टू पर आवर, 4 रुपए हो रहा है करंट कॉस्ट. और यही कॉस्ट अपने को हेल्से रोवन में कितना आ रहा है, हेल्से में जब तुम 4500 रुपए दे रहे हो, तो वर्कर तुम्हें 1250 यूनिट्स दे रहा है, तो मतलब कॉस्ट पर यूनिट हो गया 3.6. सिमिलरली रोवन में तुम 4800 रुपए दे रहे हो, जब वर्कर तुम्हें 1250 यूनिट्स दे रहा है, तो उसके सामने तुम्हें मिला 3.84. तो देख, अभी अपना कॉस्ट था 4, अब हो गया 3.6, 40 पैसे बच गए. अभी अपना कॉस्ट था 4, अब हो गया 3.84 रोवन के हिसाब से, तो 16 पैसे बच गए पर यूनिट. ठीक है,
और लास्ट में ना उन्होंने बोला है अश्योरेंस फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्कीम लेंगे, हेल्से का या रोवन का। तो देख ये भी बड़ा सिंपल है, तुमने अश्योरेंस क्या दी थी कि वर्कर को 20% बढ़ा के दोगे। अब करंटली वर्कर पर आवर बेसिस पे कितने कमा रहा है, 2 रुपीज पर आवर। 20% बढ़ा के देने का मतलब है अब देना पड़ेगा 2.4 पर आवर। अब मुझे एक बात बता, क्या हेल्से में वो पूरा होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसमें वर्कर का इफेक्टिव अर्निंग्स कितना आ रहा है, 2.25 ओनली। मतलब वर्कर सिर्फ 2.25 पर आवर कमा रहा है। क्या ये अपने अश्योरेंस से मैच हो रहा है? नहीं। रोहन में 2.4 कमा रहा है जो अपना अश्योरेंस है, तो वो अश्योरेंस के हिसाब से वी विल बी चूजिंग रोहन। And this completes question number 1. We will resume after a short break. Stay tuned. हाँ जी सर, तो चालू कर रहे हैं अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2A से। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एबीसी पर है, बट सिंपल क्वेश्चन है। देख क्या बोला हुआ है। XYZ Constructions is a leading engineering and construction company providing a range of infrastructure and industrial services. Recently, they have been asked to quote for residential building construction (RPC) बोलेंगे आगे से, and industrial plant construction (IPC). However, they are winning fewer RPC contracts than expected. XYZ Constructions has a policy to price, mark kar lo, all jobs at a budgeted total cost plus 50%. तो cost plus 50% ये अपनी pricing strategy है. Overheads are currently absorbed on labor hour basis. Company believes that switching to ABC to absorb overheads would reduce the costs associated with RBC and make it more competitive. तो देख बहुत सिंपल है, इन्होंने अपने पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो देख सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट प्लानर, प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे अमाउंट इन लैक्स हैं भाई। एक्टिविटी का ड्राइवर दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी दी है, सब कुछ दे दिया है। और बोला है फॉर अ टिपिकल आरबीसी मटेरियल 5 लाख, लेबर 1200 आवर्स, साइट विजिट 2, प्लानिंग डॉक्यूमेंट 2। आईपीसी में मटेरियल 12 लाख, लेबर आवर्स 2500, साइट विजिट है 10 और प्लानिंग डॉक्यूमेंट से 8, और बोला है लेबर इज पेड एट 100 पर आवर। अब देख क्या क्या मांगा है। कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस ऑफ आरबीसी एंड आईपीसी यूजिंग लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। ये हो गया अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एंड आगे देख क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड कोटेड प्राइस ऑफ आरबीसी एंड आईपीसी यूजिंग एबीसी टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। थर्ड वाला पार्ट बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन को करनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उन्होंने बोला हुआ है दैट इट इज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। तो अपने को लेबर आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। देख अपना टोटल ओवरहेड 600 लाख है, डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स से जो अपने को दिया हुआ है 50,000, तो अपने को मिल गया 1200 पर लेबर आवर। अब देख आरबीसी और आईपीसी का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला कॉस्ट शीट बनाएंगे। मटेरियल दिया है, लेबर उन्होंने आवर्स दिया और बोला है 100 पर आवर है, तो बस जितने भी आवर्स इनटू 100 पर आवर। और ओवरहेड्स कितना आया, ओवरहेड्स आया 1200 पर लेबर आवर, तो जितने 1200 घंटे है इंटू 1200। आईपीसी में है ना 2500 घंटे है इंटू 1200। तो ऐसे करके अपने को टोटल कॉस्ट आ गया, ऐड करो प्रॉफिट, ये आ गया अपने को कोटेशन। वेरी वेरी सिंपल। फिर उसके बाद अपने को करने को बोला था एबीसी। अब एबीसी में तो है ना देख अपने पास 3 एक्टिविटीज है, उनके ड्राइवर्स है, तो रेट निकालना पड़ेगा। एक्टिविटीज दिए हैं, उनका कॉस्ट पूल अमाउंट भी दिया है, कॉस्ट ड्राइवर भी दिया है और कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम भी दिया है। सिर्फ तुम्हें डिवाइड करना है। 120 लाख डिवाइड बाय 600, एक विजिट का 20,000 रुपए। 80 lakhs डिवाइडेड बाय 300, तो ये 26,667 पर डॉक्यूमेंट हो गया। और लेबर आवर्स वाला 400 लाख डिवाइड बाय 50,000, 800 पर लेबर आवर। अब है ना आरबीसी और आईपीसी का कॉस्ट शीट बनाना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन ऐड करेंगे सबसे पहले ओवरहेड्स। सुपरवाइजर कौन से बेसिस पे था, विजिट्स के बेसिस पे। तो आरबीसी और आईपीसी में है ना कितने विजिट्स हो रहे हैं ना वो दे दिया है। तो यहाँ पे है ना जितने भी विजिट इंटू 20,000। प्लानर जो है ना वो है ना 2 डॉक्यूमेंट और 8 डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज बेस्ड ऑन व्हाट 26,667 पर डॉक्यूमेंट। तो जितना भी डॉक्यूमेंट है इंटू 26,667, और वो प्रॉपर्टी रिलेटेड वाला जो है दैट इज 800 पर लेबर आर।
तो अपने पास आवर्स ऑलरेडी दिए हैं, 1200 घंटे इंटू 800, 2500 घंटे इंटू 800, ऐसे करके टोटल ओवरहेड्स आ गया। मटेरियल और लेबर अपने पास ऑलरेडी है, तो अपने को टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट आने के बाद है ना 50% प्रॉफिट ऐड कर दो, अपना आंसर रेडी। और आगे देख क्या बोला हुआ है थर्ड पार्ट में, एबीसी assuming that the cost of RBC falls by nearly 7% and the price of IBC rises by about 2% as a result of change to the ABC, suggest possible pricing strategies for the two services offered by XYZ Construction. Additional suggests two reasons of high prices for the current poor sales other than high prices for current poor sales. अब एक बार वापस पढ़ लेता हूँ। तो देख ये लोग क्या बोल रहे हैं, आरबीसी का प्राइस गिर गया 7% से और आईपीसी का प्राइस बढ़ गया 2% से ड्यू टू द चेंज ऑफ एबीसी। अपन ने एबीसी के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाई ना, तो उसमें ना दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइस अपने कॉस्टिंग चेंज हो गई। अब उन्होंने क्या बोला है, क्या पॉसिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हो सकती है ऑफ द टू सर्विसेज ऑफर्ड बाय एक्सवाईजी। ऑल्सो उन्होंने बोला है टू रीजंस अदर देन हाई प्राइसेस फॉर करंट पुअर सेल्स ऑफ आरबीसी। तो देख बहुत सिंपल है, तो अपन लोग को है ना यहाँ पे दो ऑप्शंस है, या तो है ना जिसमें प्राइस कम हुआ है उतना कम कर दो और जिसमें प्राइस बढ़ा है उतना बढ़ा दो। ऑप्शन नंबर 1 वो है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर सकते हो तुम लोग है ना प्राइस सेम ही रख दो दोनों के, एक में है ना 2% से लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक में 7% से बढ़ जाएगा, तो तुम्हें एडिशनली है ना 5% का फायदा हो जाएगा। तो वो दो चीजें तुम लोग कर सकते हो। दूसरी चीज जो वो है ना बोल रहे हैं हाई प्राइसेस के अलावा और क्या रीजन हो सकता है आरबीसी में क्वालिटी इशू, तो वहां पे ना अपने पास एक्सपर्टीज ना हो सकता है कि उसकी डिमांड ना हो, ऑल ऑफ दोस कुड बी रीजन। ठीक है, ऑनेस्टली है ना सच बताऊं तो तुम्हें ना इतने मार्क्स है ना मिलने नहीं वाले हैं फॉर द एनालिसिस पार्ट। तुम्हारे लिए एनालिसिस वाला पोर्शन बहुत छोटा ही होता है, तुम्हारे लिए मेजरली जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना दैट इज व्हाट इज गेटिंग यू मार्क्स। तो हमेशा ध्यान रखना तुम्हारे मार्क्स तो उसी के बेसिस पे आने वाले। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 3A है प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर। ये वाला सोल्यूशन मैंने एज इट इज लिख दिया है क्योंकि इसमें ना एज सच कुछ खास करने को था नहीं। अब देख क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ए एंड बी ऑफ अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो प्रोसेस ए में कॉस्ट है, बी में भी कॉस्ट दिए हुए, और बोला आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी एट अ प्राइस ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% चाहिए। एंड बोला आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज चार्ज टू फिनिश स्टॉक एट 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस। द फिनिश स्टॉक डिपार्टमेंट रियलाइज 4 lakhs फॉर द फिनिश गुड्स रिसीव फ्रॉम प्रोसेस बी। और बोला यू आर आस्क्ड टू शो द प्रोसेस अकाउंट्स एंड टोटल प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नकली क्वेश्चन है। देख क्या बोला हुआ है, अपने पास है ना प्रोसेस ए बनाएंगे सबसे पहले। प्रोसेस ए में मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स ये अपने पास ऑलरेडी था, ये 96,000 अपने पास टोटल कॉस्ट आया। इन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट का सेल्स का 20%, तो अपन सेल्स लेंगे 100, प्रॉफिट 20 और ये हो जाएगा 80। अब है ना 96,000 डिवाइडेड बाय 80 कर लो, तो तुम्हें 1,20,000 आ गया। ये हो गया प्रॉफिट तुम्हारा प्रोसेस ए से, और ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस बी में पूरा का पूरा वैल्यू में। अब प्रोसेस बी में क्या होएगा, एक तो इनपुट आ गया, लेबर ओवरहेड्स आ गए, तो अपने को यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया। और इस बार प्रॉफिट प्रोसेस बी से कितना है, उन्होंने बोला है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो ट्रांसफर प्राइस को 100 मान लेंगे, प्रॉफिट 25, टोटल कॉस्ट 75। तो अब है ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास अपने आप आंसर आ जाएगा। और फिर ये हो गया प्रोसेस 2 में प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रोसेस ए और बी का प्रॉफिट तो मिल गया, बट अपन ने एक और जगह प्रॉफिट कमाया। देख तूने सामान बेचा है कितने में, 2,88,000 में ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स को। अब फिनिश गुड्स वालों ने उसको बेचा है 4 लाख में, तो वो भी तो अपने लिए प्रॉफिट है ना। तो देख प्रॉफिट में क्या क्या आया, प्रोसेस ए से जो कमाया, बी से जो कमाया, और फिनिश गुड्स वालों ने 4 लाख रुपए में सामान बेचा, जिसका अपना प्रॉफिट चार्ज करने के बाद भी 2,88,000 ही आया है। तो ये भी प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 2,08,000। तो एक बात समझ, 4 लाख के सामान में 2,08,000 तुमने प्रॉफिट कमाया है,
अलग 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 स्टेजेस। बहुत सिंपल बेसिक प्रोसेस अकाउंट है, इसके लिए है ना अपन लोग इसको आगे सॉल्व, मैंने अपने अलग से आंसर नहीं बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 3B, ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉस्टशीट का है, पर देख क्या इंटरेस्टिंग एंगल दिया है कॉस्टशीट में। देख क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इन्हें ये सिर्फ 3 कॉस्ट चाहिए, कॉस्टशीट वॉस्टशीट कुछ नहीं चाहिए। अब रेंट पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, अरे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है तो ये तो एफओएच में जाएगा। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ मतलब ये कहां गया, जनरल एडमिन में। फीस पेड टू ऑडिटर, जनरल एडमिन। सैलरी पेड टू सेल्स मैनेजर वाला है तो सेलिंग का कॉस्ट हो गया। व्हीकल हायर चार्जेस पेड फॉर डायरेक्टर्स अटेंडिंग द जनरल मीटिंग, ये वापस डायरेक्टर्स वाला एंगल है तो जनरल एडमिन है। wages paid to workers engaged in storing goods at the सेल्स डिपो वाला है तो सेलिंग का कॉस्ट। ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग का कॉस्ट। कॉस्ट पेड फॉर सेकेंडरी पैकिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी पैकिंग जाता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकेंडरी पैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी पेड फॉर सेल्स स्टाफ, ये जाएगा सेलिंग में। डेप्रिसिएशन ऑन गुड्स ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये जनरल एडमिन। तो बेसिकली है ना तुम्हारे पास ये वाला जो है ना रेंट, ये कहीं नहीं आएगा, और बाकी जितने भी खर्चे हैं ना वो तीनों अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दो, अपने आप तुम्हारा आंसर रेडी है बॉस, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3C। ये भी बहुत नकली क्वेश्चन है। देख क्या बोला हुआ है, STI is majorly providing educational loan in its loan department. For the month of August, salary paid to the education loan processors is 21,60,000. With respect to overhead costs, 30% of is applicable to processing education loan out of the total overhead cost of the loan department. तो एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट ना पूरे डिपार्टमेंट का 30% ओवरहेड बेयर करेगा। सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कुछ याद आ रहा होगा। अब आगे देख क्या बोला है, द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज 16,40,000 रुपीज। इसका 30% अपने को लेना है, बट ट्विस्ट है, which includes 11,000 rupees with respect to legal advice relating to one of the education loan processing. अरे ये वाला ओवरहेड तो एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट का ही है, तो ये तो पूरा का पूरा चार्ज होएगा बॉस, उसका तो पूरा का पूरा अमाउंट आना ही आना है। ठीक है, और आगे देख क्या बोला है, द एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ आर 500। एजुकेशन लोन एप्लीकेशन आर 500। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट पर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन। तो वो लोग मांग रहे हैं कॉस्ट पर एप्लीकेशन। कॉस्ट पर एप्लीकेशन क्या आएगा, जो भी पर के पहले होता है ना वो न्यूमरेटर है, जो पर के बाद होएगा वो डिनोमिनेटर है। तो अपन लोग देख यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, कॉस्ट पर एप्लीकेशन। तो पर के पहले क्या होगा, कॉस्ट, कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट। पर के बाद क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं टोटल एप्लीकेशन। ठीक है, अब आ जाओ अपन लोग कॉस्ट ढूंढते हैं। तो देख अपने पास है ना कॉस्ट मिला, एप्लीकेशन तो दिए, आंसर आ जाएगा। ये 21,60,000 जो लोन प्रोसेसर का है, अरे ये तो पूरा का पूरा ही देना है ना बॉस, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये तो अपना ही कॉस्ट है। वो जो 12 लाख कितना था, 16,40,000 का ओवरहेड्स है ना, उसमें से 11,000 अपना ही है, तो वो पूरा का पूरा 11,000 आएगा। और उसके बाद जो भी 16,40,000 माइनस 11,000 बचा हुआ ओवरहेड्स है उसका 30% लेना है। 16,40,000 का 11,000 माइनस किया, इतने ओवरहेड्स का 30% ओवरहेड्स अपना है। अपने को आ गया टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर लो एप्लीकेशन से 500, तो अपने को कॉस्ट पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, सिंपल। अब आ जाओ एक और नकली क्वेश्चन की तरफ। देख क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4A, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द परचेज बुक्स ऑफ अ कंपनी। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेज ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एनुअल डिमांड मिल गया। परचेज प्राइस पर यूनिट इज, पर यूनिट वाला रेट 125। ये देख ध्यान देना, एनुअल कॉस्ट मतलब पर एनम ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, मतलब दिस इज पर यूनिट पर एनम 62.5।
तो यार इसका तो जरूरत ही नहीं है अभी तक फिलहाल, ईओक्यू तो ऐसे ही बन जाना है। बट पता नहीं शायद कहीं पे काम लेना हो, बट यहाँ पे ना ये 3 एलिमेंट्स में अपना ईओक्यू रेडी हो जाएगा। लीड टाइम में मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, एवरेज दिया है और इमरजेंसी भी दिया है। तो मतलब शायद डेंजर लेवल पूछ सकते हैं। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज है 1500, मैक्सिमम है 2000, मिनिमम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं ढूंढेंगे। मांगा देख क्या है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर। बहुत सिंपल यार। देख सबसे पहले तो ईओक्यू फाइंड करके रख लेते हैं, आदत से मजबूर है इसके लिए। तो ईओक्यू 2 इंटू एनुअल डिमांड दिया है इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, अपने को ईओक्यू आ गया विच इज 20,000। अब सबसे पहले पूछा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा, सॉरी ये रीऑर्डर क्वांटिटी, माय बैड। रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा, इट विल बी मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू द मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, ये रहा 2000, मैक्सिमम लीड टाइम है 20 डेज, ये आ गया अपना। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए ना अपने को यहाँ पे ना मिनिमम कंजम्पशन चाहिएगा, तो अपन लोग वो फाइंड कर रहे हैं। एवरेज कंजम्पशन कैसे आता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। एवरेज पता है, 2 पता है, मैक्सिमम पता है, सॉल्व करोगे तो मिनिमम आ जाएगा। और उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर ले। सब्स्टिट्यूशन में क्या, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल ढूंढा था 40,000, रीऑर्डर क्वांटिटी भी ढूंढा था 20,000। मिनिमम कंजम्पशन कितना है, हाउ मच इज द मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इज 1000 जो इधर ढूंढा। मिनिमम लीड टाइम दिया है 10 दिन, आ गया अपना आंसर। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल बोला है। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल अपने पास है, एवरेज कंजम्पशन अपने पास है, एवरेज लीड टाइम भी अपने पास है, डेटा डालो आंसर आएगा। और लास्ट में है अपने पास डेंजर लेवल। डेंजर लेवल बड़ा सिंपल, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस। एवरेज कंजम्पशन अपने को दे रखा है 1500, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेजेस भी दे रखा है 3। बस मल्टीप्लाई करो आंसर लाओ, और ज्यादा क्या। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4C की तरफ है। देख क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च। देख क्या क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब देख ध्यान देना, कॉस्ट अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट है, मतलब दिस इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। फिर अपने पास है ना फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज, अंडर चार्ज मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है। फिर एडमिन एक्सपेंसेस अंडर एब्जॉर्ब्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एब्जॉर्ब्ड है, एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स नॉट एडजस्टेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। अरे भैया वो ऐसे भी एडजस्ट नहीं होता है, प्योरली फाइनेंशियल गेन है। तो अब उन्होंने देख मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू असरटेन द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। बहुत सिंपल, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स है, 3 ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद रखना, अंडर एब्जॉर्ब माइनस ओवर एब्जॉर्ब प्लस। बट दिस इज एज पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स। अगर तुमने कॉस्ट बुक से चालू किया है तो अंडर एब्जॉर्ब माइनस ओवर एब्जॉर्ब प्लस। और ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला क्या होएगा, देख समझ, इट इज अ क्रेडिट आइटम। तुमने अगर ये फाइनेंशियल बुक्स है, ये कॉस्ट बुक्स, तुमने है ना फाइनेंशियल बुक्स में इंटरेस्ट लिखा है, इनकम लिखा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट बढ़ा दो, बढ़ा दो, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। और ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, एंड दैट इज डन। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बट विद अ शॉर्ट ब्रेक। आई विल सी यू विद क्वेश्चन नंबर 5A। हाँ जी सर, तो आ गए क्वेश्चन नंबर 5A पे। अब क्वेश्चन नंबर 5A बहुत सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। देख लेते हैं जल्दी से क्या बोला हुआ है। अ कोरियन बेवरेज कंपनी plans to set up a subsidiary in India to manufacture fruit juice based on a projected annual sales of 40,000 bottles. Cost analysis has provided the following estimates of the Indian subsidiary. तो 40,000 बॉटल्स के लिए कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, और ये भी बताया कितना परसेंट वेरिएबल है।
और बोला है द फ्रूट जूस produced in India will be sold through the manufacturer's representative, which will earn a commission of 10% of the sales price. अरे भैया ये कमीशन भी अपना वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। और आगे देख क्या बोला है, एक्सपेंसेस फ्रॉम द कोरियन ऑफिस विल नॉट बी एलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडी। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है, कोरियन कंपनी का खर्चा कुछ भी नहीं है। और देख मांगा गया है, कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल टू एनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन द सेल प्रोसीड्स इन इंडिया। अब बहुत सिंपल है, देख कभी भी तुम्हारे पास ऐसे क्लब कॉस्ट होना, तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए दैट इज टू डिवाइड सेग्रीगेट वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। तो देख सबसे पहले है ना, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में से कितना वेरिएबल है वो निकाल लो, और बचा हुआ अमाउंट कितना फिक्स है वो लिख लो, और सारा वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया, और बचा हुआ सारा का सारा अमाउंट फिक्स कॉस्ट में डाल दो। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब अपने पास क्या नहीं है इस क्वेश्चन में, अपन लोग सेलिंग प्राइस ढूंढ रहे हैं, तो अपन लोग बोल देंगे लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। ठीक है, तो अब सेल्स कितना होएगा, तुम 40,000 बॉटल बेचने वाले हो एक्स रुपीज में, तो 40,000 एक्स ये हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा, देख ध्यान रखना, 12.625 पर यूनिट, ये तो आया ही था। दिस इज फॉर 1 यूनिट इंटू 40,000 यूनिट्स प्लस प्लस कमीशन भी। तो 40,000 एक्स का 10% वो कमीशन हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें कमीशन मिल गया। इसको है ना थोड़ा सा सॉल्व किया है मैंने, देख 40,000 एक्स माइनस 5,05,000 माइनस 4,000 एक्स, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना 36,000 एक्स, ये दोनों माइनस करोगे माइनस 5,05,000। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट अपने को पता है, अपन ने ढूंढ लिया है। प्रॉफिट कितना बोला हुआ है, 10% ऑन सेल्स बोला है, तो सेल्स है 40,000 एक्स, उसका 10% 4,000 एक्स अपना प्रॉफिट आ गया। अब है ना अपन लोग इक्वेशन बना लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 36,000 एक्स माइनस 5,05,000 माइनस द फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। और अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 20। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कुछ भी ज्यादा स्ट्रेस वाला काम ही नहीं। आगे देख क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रूपी सेल्स एंड ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स फॉर द इंडियन सब्सिडरी ऑन द अजम्पशन दैट सेल प्राइस इज 19 पर बॉटल। अरे यार बहुत सिंपल, इन्होंने ब्रेक इवन मांगा है अज्यूमिंग सेलिंग प्राइस इज 19। बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, बाय द वे इसके आंसर में इंस्टीट्यूट से भी मिस्टेक हो गई है। अरे यार ये देख, ये ऐसे टाइम पे है ना मेरा आईपैड हैंग हो, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड होल्ड कर। हाँ वापस, सॉरी। तो अब है ना यहाँ पे देख, इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 19, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12.625 तो है ही है, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। उन्होंने 2 रुपए ले लिया है, 10% ऑफ 20। अरे पर भैया अब सेलिंग प्राइस तो 19 हो गया है, तो 10% ऑफ 19 लेंगे, तो यहाँ पे अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया। अब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, आ गया अपने पास नंबर ऑफ यूनिट्स। इन्होंने ब्रेक इवन सेल्स भी मांगा है, तो ब्रेक इवन सेल्स जो भी यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, आ गया तुम्हारा ब्रेक इवन सेल्स भी। वेरी सिंपल। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी, या आखिरी क्वेश्चन है इस एमटीपी का, उसके बाद सिर्फ थियोरी है। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट क्या बोला है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो देख, सी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स यूजिंग टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, वन ग्रेड ऑफ लेबर। दो मटेरियल एक लेबर, shown below is an extract from the company's working papers for the next month's budget। तो देख अपने को सेल्स बजट दे दिया है इन नंबर ऑफ यूनिट्स, और बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट, मतलब एक्स कितना केजीज लगने वाला है और वाई कितना केजीज लगने वाला है। तो बेसिकली ये 5 केजीज और 4 केजीज है, 3 केजीज और 6 केजीज। मतलब एक ए बनाने में 5 किलो एक्स लगेगा, 4 किलो वाई। एक बी बनाने में 3 किलो एक्स लगेगा, 6 किलो वाई। और स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर 3 and 5। ठीक है,
और बोला गया है मटेरियल एक्स एंड वाई कॉस्ट 4 and 6 पर केजी, वर्कर्स आर पेड 25 पर आवर, और बोला है साथ में ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% and is paid if a worker works for more than 40 hours in a week. ठीक है, तो ओवर टाइम, ये ध्यान देना, ओवर टाइम प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब क्या, एक्स्ट्रा देने वाले हो वो, तो ऑलरेडी है ना 25 तो दे ही रहे हो, और 50% उसे एक्स्ट्रा दोगे और 50% एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 37.5 पर यूनिट। ठीक है, और आगे बोला है देर आर 180 डायरेक्ट वर्कर्स। फिर आगे बता रहे हैं द टारगेट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर्स इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। मतलब ये लोग इनएफिशिएंट है, इनसे एक्चुअली 5 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा जो टाइम अलाउड है ना, उतने में काम नहीं हुआ, इन्हें ज्यादा टाइम लगा है। अच्छा, इतना ही नहीं, इनएफिशिएंसी के साथ साथ इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क, ये भी काउंट करना पड़ेगा। और बोला है देर आर 4 5 day वीक्स का बजट पीरियड, 4 हफ्ते हैं 5 दिन के, 4 वीक्स ऑफ 5 days। ठीक है, एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान देना, इसका इम्प्लीकेशन आएगा। फिर एंटिसिपेटेड स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ए बी अपने फिनिश गुड्स है, एक्स वाई अपने रॉ मटेरियल है, तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक बोला है 4 दिन का सेल्स फॉर ए, 5 दिन का फॉर बी, 10 days और 6 days ऑफ कंजम्पशन फॉर एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक स्पेसिफाई किया है, कितना चाहिए ढूंढना पड़ेगा। और अपने से मांगा है मटेरियल परचेज बजट एंड वेजेस बजट शोइंग क्वांटिटीज एंड वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ। अब है ना, देख यहाँ पे सबसे पहली चीज, हाँ हाँ, तो देख अपने पास सेल्स उन्होंने दिया हुआ है, बट क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बोला हुआ है, 4 day सेल्स और 5 day सेल्स। अब ये 4 day सेल्स और 5 day सेल्स कैसे निकालेंगे? अरे सर, 2400 है ना, ये कितने डेज का सेल है? अपने पास बजट पीरियड 4 है और उसमें 5 दिन का है, 4 of 5 days, मतलब ये 20 days की पूरी कैलकुलेशन है, 20 days की, तो 4 दिन की कितनी होगी? ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आने वाला है 4 day और 5 day सेल्स। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तुम कैसे कर पा रहे हो? दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज ऑन दिस, प्रोडक्शन एंड सेल्स विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। अरे सर, ये नहीं होता तो, अरे ये नहीं होता तो ये कर ही नहीं पाते। आज देख, कोई भी बिजनेस है ना, तुम सोचोगे सेम धंधा करता है पूरे हफ्ते, ऐसा नहीं होता है। रेस्टोरेंट बिजनेस देख ले, मंडे टू थर्सडे आराम करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे दबा के धंधा करते हैं। तो इट इज ऑलवेज दैट द सेल्स आर वेवरिंग। अगर है ना वेवरिंग सेल्स है, तो तुम है ना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। इवन है मतलब क्या, 2420 दिन में हुआ है, हर रोज सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहे हो, तो उसी बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और उसके बाद है ना, अपने पास ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ था, तो अपने को सेल्स प्रोडक्शन बजट मिल गया। प्रोडक्शन बजट इनटू द केजीज रिक्वायर्ड विल गिव यू कंजम्पशन बजट। तो अपन दो ब्रांचेस बना रहे हैं, एक्स एंड वाई क्यों, दोनों में दोनों रॉ मटेरियल लग रहे हैं। ए बनाने में 5 किलो एक्स 4 किलो वाई है, बी बनाने में 3 किलो एक्स 6 किलो वाई है। तो अपने को कंजम्पशन आ गए। बट अपन लोग जब कंजम्पशन बजट बनाएंगे, तब दोनों एक्स को ऐड करके लिखेंगे और दोनों वाई को ऐड करके लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? अरे यार देख, अपन लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स और वाई कितना बन रहा है वो देख रहे हैं, एक्स और वाई कितनी जरूरत है वो देख रहे हैं। अभी वो जरूरत तुमने ए बनाने में लगाई या बी बनाने में, अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अपने को टोटल एक्स कितना चाहिए वो देखना है। तो इसके लिए दोनों ऐड करके वो, और उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए देख बोला था 10 days ऑफ कंजम्पशन। तो देख यहाँ पे है ना 25,300, ये 20 days का है, तो 10 days का कंजम्पशन कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को आंसर आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर आया, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ ही था। ये करके अपने को है ना मटेरियल का परचेज बजट मिला, बट ये परचेज बजट इन क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बाद इनटू सेलिंग प्राइस करोगे तो परचेज बजट इन अमाउंट आएगा।
समझ में आया? इतना तो हो गया अपना परचेज बजट। इसमें है ना जो रियल गेम है ना, वो लेबर बजट की है। देख थोड़ा सा ध्यान दे, लेबर बजट में क्या बोला हुआ है, अपने को टाइम दिया है 3 आवर्स और 5 आवर्स, बट इतने टाइम में अपने से प्रोडक्ट बना ही नहीं है, अपन लोग इनएफिशिएंट है, स्लो है काम करने में। अगर अपन लोग स्लो है तो नेचुरली अपन ज्यादा टाइम लेंगे, तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि अपने से 3 घंटे में 80% काम ही हुआ है, तो 100% काम करने को कितना टाइम लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 घंटे में 80% काम हुआ है, तो 100% के लिए कितना टाइम लगेगा। दिस विल गिव अस द प्रोडक्टिव आवर्स, और इसका 20% ऐड करना है फॉर द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, तो इसका 20% जोड़ देंगे। अब कोई तो बोलेगा सर प्रोडक्टिव आवर्स तो 3 होने चाहिए थे। नहीं भाई, नहीं मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा टोना, ध्यान रखना। यहाँ पे ना अपन लोग जो प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या होता है, जिन आवर्स में काम हो रहा था, 3.75 आवर्स काम हो रहा था, स्लो हो रहा था या फास्ट हो रहा था, वो एफिशिएंसी का लुकआउट है। काम हो रहा था, तो जब काम हो रहा था वो प्रोडक्टिव आवर्स है, उसका अपन लोग 20% ऐड करेंगे, तो अपने वर्कर को जहां 3 घंटा लगना चाहिए था प्रोडक्ट बनाने में, उसको 4.5 घंटे लग गए, और 5 घंटे के बदले 7.5 घंटे लग गए, तो वी टुक मोर टाइम। अब सर ये जान के अपन को क्या करना है, अरे बाबू ये जो पैसे तुम दोगे ना वर्कर को, वो है ना 4.5 घंटे और 7.5 घंटे की करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम 3 घंटे और 5 घंटे की पेमेंट नहीं कर सकते, तो वर्कर स्लो था, उसने ज्यादा टाइम लिया, तो यहाँ पे ज्यादा आवर्स लगेंगे। आ रहा है क्या? अब आ जाते हैं लेबर बजट पे। अब लेबर बजट कैसे आएगा? लेबर बजट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अपने को है ना ये देखना है कि वर्कर को कितने यूनिट्स बनाने हैं, उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होगा। तो अपन लोग है ना सबसे पहले प्रोडक्शन बजट है ना ढूंढ लेंगे। प्रोडक्शन बजट ढूंढने के बाद अपन लोग है ना यहाँ पे आवर्स पर यूनिट है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो अपने को टोटल आवर्स आ गए। ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे सर? कि अपने पास एक ही ग्रेड ऑफ लेबर है, तो वही वर्कर ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है, तो दोनों ऐड करने के बाद दिस इज आवर लेबर बजट इन आवर्स। बट आगे एक और ट्विस्ट है, अपने को अमाउंट फाइंड करते होते हैं ना, ये ध्यान रखना है नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम कितना है। तो आप थोड़ा सा समझ ले, 43,410 टोटल आवर्स की जरूरत है, बट इसमें से कुछ तो नॉर्मल आवर्स होंगे। अपने पास 180 वर्कर्स है जो 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं, एक हफ्ते में 40 घंटा, 180 सच वर्कर्स। और अपन लोग को कितना अमाउंट देना है, कितने हफ्ते का बजट पीरियड है, 4 हफ्ते का। तो 40 आवर्स इन अ वीक फॉर 4 वीक्स बाय 180 वर्कर्स, मतलब 28,800 आवर्स तो नॉर्मल है, तो इसकी पेमेंट भी होगी नॉर्मल रेट के हिसाब से। तो अमाउंट आ गया 7,20,000। के अलावा, इसके अलावा अपने पास और क्या है, जितने भी टोटल आवर्स में से ये 28,800 निकाल दो, तो अपने बच गए ओवर टाइम के आवर्स कितने, 14,610 आवर्स। ये आवर्स की पेमेंट करनी है 25 प्लस 50% पे, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, this is labor budget in amount. I hope you have understood everything. If you have anything, मैंने सारी कम्युनिटीज के लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से देख लेना, मुझे कांटेक्ट कर लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू, आई एम साइनिंग आउट। टिल देन टाटा, बाय बाय।